मुंबई के भीड़ भाड़ वाले स्टेशन के बीच एक पुरानी फटी हुई चटाई पर बैठा था रघु। एक बूढ़ा झुकी हुई पीठ वाला भिखारी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उन आंखों में कुछ और ही था। एक अद्भुत चमक, जैसे वक्त ने बहुत कुछ छीना हो लेकिन आत्मा अभी भी जिंदा हो। कोई उसे देखे तो समझे बस एक और बेबस इंसान, लेकिन जो जानता था वह ये भी जानता था इस आदमी के भीतर एक दुनिया है। हर सुबह रघु स्टेशन आता, हाथ फैलाता, मगर निगाहें हमेशा झुकी हुई, और आवाज में एक दयनीय नहीं बल्कि विनम्र भाव होता। कुछ खिला दीजिए बाबा, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस। कुछ लोग नजरें फेर लेते, कुछ सिक्का डालते, और कभी कभी कोई इंसानियत दिखाकर खाना दे जाता। मगर रघु हर किसी को देता बस एक चीज, मुस्कान। भगवान भला करे आपका। वो मुस्कान उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। रघु की जीवन पहले ऐसा नहीं था। वो कभी एक होनहार छात्र था, एक किसान का बेटा जिसकी आंखों में गणितीय समीकरणों से भरा आकाश था। लेकिन एक बार बारिश न होने के कारण सारा खेती सूखा गया। कर्ज ज्यादा होने के कारण एक रात उसका पिता ने आत्महत्या की। उस रात रघु ने माँ से पूछा था, अब कहाँ जाएंगे माँ? और माँ ने कहा था, जहां रोटी मिले बेटा वहीं जिंदगी है। मुंबई एक शहर जो सपनों की कब्रगाह भी बन सकता है। एक दिन माँ भी उसे छोड़ गई, उसी स्टेशन के पास, और वहीं से रघु की भीख से भरी जिंदगी शुरू हुई। लेकिन नियति का एक मोड़ ऐसा भी आता है जब एक मासूम बच्चा एक सच्चे सवाल से किसी की आत्मा को जगा देता है। अंकल आप इतने अच्छे हो, फिर भी भीख क्यों मांगते हो? वो सवाल नहीं था, वो एक चाबी थी जो रघु के अंदर के बंद दरवाजे खोल गई। उस रात नींद नहीं आई, सिर्फ एक बात गूंजती रही, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। अगली सुबह रघु ने फैसला किया, अब नहीं, अब बस भीख नहीं। वो कबाड़ी की दुकान में झाड़ू लगाता, सामान उठाता, बदले में मिलता सिर्फ एक कोना सोने के लिए। लेकिन वहीं पड़ी थी कुछ फटी पुरानी किताबें, और उनमें छिपी थी रघु की नई कहानी। हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, वो उसका नया सपना बन गई। स्टेशन पर लोग अब उसे पढ़ा लिखा बाबा कहने लगे। फिर आया वह दिन जब एक एनजीओ ने उसके भीतर की आग देखी। रघु ने शुरू किया, एक चाय का ठेला नाम दिया, उम्मीद की चाय, और यही उसकी आत्मा भी। रघु ने चाय के साथ किताबें भी रख दी। चाय पिएं और पढ़ें। स्टेशन पर आने जाने वाले लोग बैठते, चाय पीते और उससे बात करते। धीरे धीरे वो ठेला एक दुकान बना। फिर और एक दिन उम्मीद कैफे, जहां रघु न सिर्फ चाय पिलाता था बल्कि उम्मीद बांटता था। रघु की कहानी धीरे धीरे अखबारों में छपने लगी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसे टीवी पर बुलाया गया, जहां उसने कहा, मैंने सड़क पर रहकर जाना कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसका आत्मसम्मान है। भीख मांगना मेरी मजबूरी थी, लेकिन उम्मीद ने मुझे फिर इंसान बनाया। रघु हर सुबह अपने उसी स्टेशन के पास जाता है, अब भी वही मुस्कान लिए, लेकिन अब वह भीख मांगने नहीं, किसी और को भी जीवन में उठाने के लिए आता है। अब वो सिर्फ रघु नहीं है, एक प्रेरणा है। अब जब रघु अपने चाय के ठेले पर बैठता था तो उसकी निगाहें ग्राहकों पर नहीं, उनके चेहरों पर होती थीं। उसे अब चाय बेचनी नहीं थी, उसे उम्मीद परोसनी थी। उसकी दुकान अब एक अड्डा बन गई थी उन सपनों का जो एक वक्त भूखे पेट सो जाते थे। जब स्टेशन मास्टर अपनी सुबह की चाय लेते तो मुस्कुरा कर कहते, रघु तेरी चाय में स्वाद नहीं, कोई नशा है। रघु हंसता और बोलता, हाँ साहब, ये चाय नहीं, संघर्ष की भाप है। एक दिन रघु ने स्टेशन के कोने में 3 चेहरों को देखा, झुके हुए, टूटे हुए, लेकिन जिंदा। गोविंद, जो एक जमाने में थिएटर का हीरो था, अब कूड़े में रोटी ढूंढता था। रमेश, जो कभी बैंक की टाई पहनता था, अब पगली निगाहों से आते जाते लोगों को देखता रहता। बिट्टू, एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों में भूख नहीं, जिज्ञासा थी। रघु ने उन्हें पास बुलाया। तीनों सकुचाते हुए उसकी दुकान के पास खड़े हो गए। कोई काम करोगे? रघु ने पूछा। तीनों चौंके, जैसे किसी ने पहली बार उन्हें इंसान समझा हो। काम? हमारे लिए? रमेश की आंखें भर आईं। हाँ, रघु बोला, भाई, हमारे जैसे लोगों के लिए कोई नहीं करेगा, हमें ही खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। गोविंद ने फिर से हाथों में चाय का भगोना पकड़ा। अब हर कप में स्वाद के साथ आत्मसम्मान भी घुला होता। बिट्टू ने पैसे गिनना सीखा और धीरे धीरे ग्राहक से बात करने की हिम्मत भी जुटा ली। रमेश अब चुपचाप बैठकर बच्चों को जोड़ घटाना सिखाता। उसके लफ्ज फिर से अर्थ पा चुके थे। और रघु, वो सुबह 5 बजे उठकर दूध लाता, पत्ती छांटता, दुकान को फूलों से सजाता। उसके माथे पर पसीना नहीं, मेहनत की चमक होती।
उम्मीद की चाय अब सिर्फ चाय नहीं बेचती थी, ये जिंदगी में दूसरा मौका देती थी। रघु हर शाम स्टेशन के बच्चों को देखता, कभी अखबार बेचते, कभी ट्रेन में गाते, कभी भीख मांगते। एक रात उसकी नींद टूटी। एक सपना देखा था, एक बच्चा बोल रहा था, बाबा मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। सुबह होते ही रघु ने अपनी कमाई से एक छोटा कमरा किराए पर लिया, दीवारों पर खुद रंग किया, बेंचें खरीदी, एक बोर्ड लगाया, इसमें लिखा उम्मीद स्कूल, शिक्षा हर हाल में। हर दिन वहां बच्चे आते, रघु कहानियां सुनाता, माँ जैसी नरमी से। कुछ महिलाएं खाना लाती, कॉलेज के बच्चे पढ़ाते। अब स्टेशन पर वही बच्चे भीख नहीं मांगते थे, किताबें लिए खड़े रहते, जैसे दुनिया जीतने चले हों। हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आईं। कुछ दुकानदारों ने कहा, भिखारी लोग दुकान चला रहे हैं, ये तो बाजार की इज्जत खराब कर देंगे। कुछ स्थानीय गुंडों ने धमकाया, धंधा मत फैला वरना दुकान जला देंगे। एक रात सच में दुकान में आग लगा दी गई। रघु भागा, जब पहुंचा तो सब जल चुका था। वो राख की ढेर में बैठ गया, हाथ में वही डायरी थी। सपना जल सकता है पर वो मर नहीं सकता। अगली सुबह स्टेशन की भीड़ में एक लहर थी। एनजीओ, छात्र और आम लोग सबने मिलकर नई दुकान खड़ी की, पहले से दोगुनी बढ़ी। मुंबई महानगर पालिका ने उम्मीद चाय को समाज सेवा की मिसाल कहा। रघु को अवार्ड मिले, मंच मिले, कैमरे मिले। पर जब किसी ने पूछा, आपका सबसे बड़ा हासिल? रघु बोला, जब बिट्टू अपना होमवर्क लेकर मुझे दिखाता है। एक शाम जब वो अपनी पुरानी चटाई पर बैठा, सामने बिट्टू आया। अब वो कॉलेज में पढ़ता था। बाबा आप आराम क्यों नहीं करते? रघु बोला, जब तक एक भी बच्चा स्टेशन पर भीख मांगता दिखेगा तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। उसने अपनी किताबों की थैली उठाई और बोला, चल बेटा, आज उम्मीद स्कूल में नया बच्चा आया है। रघु का उम्मीद स्कूल अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह एक विचार था जो पूरे देश में फैल चुका था। दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में उम्मीद की चाय और उम्मीद स्कूल की शाखाएं खुल चुकी थी। वहां रघु जैसे ही सैकड़ों लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा था। रघु को बुलाया गया नीति आयोग, यूनिसेफ और WHO के सम्मेलनों में। जब रघु मंच पर चढ़ता तो उसके फटे हुए पुराने झोले में आज भी वही किताबें होती, गणित की पुरानी कॉपी, बच्चों की कहानियां और एक डायरी जिसमें लिखा था, मैं भी कर सकता हूं। रघु का सपना अब न सिर्फ उसका था, यह एक देश का सपना बन गया था। पत्रकार संध्या ने रघु की कहानी किताब में बांध दी, चटाई से चमक तक, भिखारी नहीं, प्रेरणा। विमोचन के दिन रघु मंच पर चढ़ा, आंखें नम थी। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये उन सबकी कहानी है जिन्हें दुनिया ने हारा हुआ मान लिया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार किया। अब रघु 70 का हो गया था, बाल सफेद, चाल धीमी, पर मन अब भी बच्चों सा। वो रोज बच्चों के पास जाता, कहानियां, हौसला और वो प्यार लेकर जो किसी किताब में नहीं मिलता। बच्चों, वो कहता, अगर सपना बड़ा हो तो जेब छोटी नहीं लगती। एक शाम हल्की बारिश में वो अपनी चटाई पर बैठा। बिट्टू अब बड़ा हो चुका था, एक सरकारी स्कूल में शिक्षक। उसने रघु से कहा, बाबा अब आप बस आराम कीजिए, अब हम चलाएंगे उम्मीद। रघु मुस्कुराया, अगर तुम बच्चों में आग है तो मेरा जीना सफल है। रघु अब रोज स्कूल जाता था, लेकिन शिक्षक बनकर नहीं, बच्चों के बीच एक दादा की तरह कहानियां सुनाने। बच्चों, वह कहता, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब भी तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास दो चीजें हो, एक सपना और दूसरा आत्मविश्वास। एक दिन शाम को स्टेशन पर हल्की बारिश हो रही थी। रघु उसी चटाई पर बैठा था जहां उसने जीवन की शुरुआत की थी। उसके पास वही झोला, वही डायरी और पास में बिट्टू बैठा था। रघु ने धीरे से बिट्टू का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं कल न रहूं तो उम्मीद को कभी मरने मत देना, ये मेरी सांसों से भी बड़ी चीज है। उस रात जब सब सो गए, रघु चुपचाप चला गया, बिना शोर, बिना दर्द, जैसे कोई दिया हवा से बुझता है पर उसकी लौ किसी दिल में जलती रहती है। 1 साल बाद मुंबई CST स्टेशन के बाहर एक मूर्ति लगाई गई, रघु की। वो चाय का भगोना पकड़े मुस्कुराते हुए खड़ा था। नीचे लिखा था, रघुनाथ, भिखारी नहीं, देश की उम्मीद, एक सपना जिसने हजारों सपनों को जन्म दिया। हर साल उस दिन को उम्मीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। स्कूलों में, कॉलेजों में और गली के बच्चों में एक बात बार बार दोहराई जाती, अगर रघु कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं।
एक इंसान जिसके पास न घर था, न रिश्तेदार, न पढ़ाई का मौका, न पैसे, फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि सपने सिर्फ तकिए के नीचे नहीं पलते, वो फुटपाथ पर भी जन्म लेते हैं। और जब कोई रघु बनकर उन्हें उठाता है, तो पूरा समाज उनके साथ खड़ा होता है। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं।